राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल तो न्यूज़ फ्लिक्स पर। दोस्तों 20 तारीख को जैसा कि आप सभी को पता है मतदान संपन्न हो गया। झारखंड, महाराष्ट्र और उसके अलावा देश के जहां जहां जिन जिन राज्यों में उपचुनाव होना था सभी जगह चुनाव संपन्न हो गया। और यानी 23 तारीख को कल उसकी मतगणना होनी है। लेकिन सब जगह चुनाव हुआ। झारखंड की 81 सीटों पर, महाराष्ट्र की 288 सीटों पर एक ही दिन में चुनाव हुआ। कहीं इतना हंगामा नहीं हुआ, कहीं इतना कोई हो हल्ला नहीं हुआ, कहीं किसी और दल ने ना इतने सवाल उठाए चुनाव आयोग पर, ना किसी दल ने एजेंट बताया चुनाव आयोग को, ना किसी दल ने सरकारी मशीनरी को ये कहकर कटघरे में खड़ा किया कि वो सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रही है। ये काम किया है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने। ठीक, उन्होंने पूरी चुनाव व्यवस्था पे सवाल उठाए हैं। ठीक, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम इस संबंध में बात करने जा रहे हैं कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें, हालांकि 10 पे चुनाव होना था लेकिन मिल्कीपुर अभी फाइनल नहीं हुई थी इसलिए मुल्कीपुर रह गई है। तो इन 9 विधानसभा सीटों पर क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव आयोग है वो उत्तर प्रदेश सरकार का एजेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार का वो क्या कहते हैं प्रॉक्सी है। इस बात को लेकर अखिलेश यादव ने कल सुबह से ही मोर्चा संभाला, सिर्फ इसीलिए कि उनके लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, उनके लोगों को रोका जा रहा है, उनके लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके यहाँ बूथ कैप्चरिंग जैसी परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं, उनके यहाँ पुलिस उनके वोटरों को धमका रही है और पुलिस जो है वो पूरी तरीके से प्रशासन की एजेंट के रूप में यानी शासन के एजेंट के रूप में काम कर रही है और सपा को हराने में हर संभव प्रयास जो है सपा को हराने के लिए इन उपचुनाव में किया जा रहा है। तो साथियों आप सभी को पता है ये उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं में जो उपचुनाव हुए हैं, क्या ये उपचुनाव वाकई अगर सपा 9 की 9 सीटें जीत जाती हैं, हम एक मोटी मोटी बात पकड़ लेते हैं, अगर सपा 9 की 9 सीटें जीत जाती है तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने में सक्षम है समाजवादी पार्टी? क्या आप लोग सोचते हैं कि यदि 9 की 9 विधानसभा सीटें सपा जीत जाती है तो क्या वो योगी सरकार को अस्थिर कर सकती है? नहीं कर सकती। और योगी जी और प्रशासन शासन सभी इस बात को जानते हैं कि यदि 9 की 9 विधानसभा सीटें अखिलेश यादव जीत भी जाते हैं तो क्या है, अखिलेश यादव का सिर्फ यही तो है कि पीडीए जीते। अब पीडीए जीता क्यों? अभी लोकसभा चुनाव होके गए हैं, उसमें अखिलेश यादव ने 37 सीटें प्राप्त की और 9 सीटें अगर वो ये जीत जाते हैं, हालांकि उन्हें जीतना नहीं है, अगर वो जीत जाते हैं तो एक तमगा ही तो मिल जाएगा। क्या वो सरकार को अस्थिर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से, और आपको एक चीज़ और बता दें, हर नेता को उसकी ज़मीनी हकीकत पता होती है, हर नेता को उसके क्षेत्र में क्या हो रहा है। और चूंकि अखिलेश यादव तो एक बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया भी हैं, तो उन्हें भी पता है स्थितियां परिस्थितियां क्या थीं और निचले स्तर पर ज़मीनी स्तर पर क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने पहले से ही एक रणनीति के तहत पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब जो हंगामा वोटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश में हुआ और पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, उसके साथ एक दलित युवती की हत्या हो जाती है। ठीक, केवल 9 विधानसभा सीटों में चुनाव हो रहा था, उसके अंतर्गत पुलिस पर पत्थरबाजी भी हो गई, एक दलित युवती की हत्या भी हो गई और सबसे ज़्यादा हंगामा अगर किन्हीं क्षेत्रों में हुआ है तो वो क्षेत्र थे जो विधानसभा सीटों के अंतर्गत मुस्लिम क्षेत्र आ रहे थे। उन क्षेत्रों में ये हंगामे हुए और पुलिस के साथ अभद्रता हुई। पुलिस ने किसी को प्रताड़ित नहीं किया, पुलिस को प्रताड़ित करने का काम किया गया और इसके लिए इंस्ट्रक्शंस कहां से आए? खुले मन से अखिलेश यादव ने कहा। ठीक, एक दलित युवती की हत्या हो जाती है, 7 पुलिस वाले सस्पेंड हो जाते हैं, उसके बाद भी चुनाव आयोग दोषी है, प्रदेश सरकार दोषी है
और ऐसा लगता है अखिलेश यादव ये 9 सीट जीतने के बाद सीधे सीधे 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे, किसी चुनाव की उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस तरीके से एक दलित युवती की हत्या होती है, उस हत्या पे अपने आप को दलितों का मसीहा कहने वाली मायावती जी, उनके भतीजे आकाश आनंद और दूसरे दलित नेता जो जल्दी ही अभी नए नए जन्मे हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण, चंद्रशेखर आजाद कह रहा हूं, चंद्रशेखर रावण, इनके किसी के मुंह से एक उस बच्ची की उस बच्ची के लिए संवेदना के 2 शब्द नहीं निकले कि कोई बोल सके जो हुआ वो गलत हुआ। इतना बोलने की किसी में हिम्मत नहीं है। तो क्या चुनाव में केवल जनता का वोट ही मायने रखता है? उसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है इसकी कोई मतलब किसी पार्टी को कोई परवाह नहीं है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के दौरान जो पुलिस के साथ अभद्रता हुई, या जो जिस तरीके से जिन क्षेत्रों में पुलिस को प्रताड़ित करने का या सिस्टम को अपने कहना चाहिए इख्तियार में करने का प्रयास चल रहा था, वो प्रयास कब होता था? आप सभी को याद है कि ये जो कल उत्तर प्रदेश में हुआ, ये वैसी ही घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश थी जो आज से 3 से 4 दशक पूर्व में हुआ करती थी, जब ना ही ईवीएम थी और ना ही मोबाइल का दौर था। इस देश में कहीं भी कभी भी बूथ कैप्चरिंग हो जाया करती थी चुनाव के दौरान, ठीक। लेकिन इस बार उपचुनाव में जिस प्रकार का हंगामा और हत्या करने जैसे गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों को अंजाम दिया गया है, उससे ऐसा लगता है कि यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। क्योंकि जिस प्रकार समाजवादी पार्टी ने चुनाव की घोषणा से लेकर चुनाव प्रचार बंद होने तक सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ, शासन के खिलाफ एक नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया, और उसमें वो कामयाब भी रहे, कहीं ना कहीं उसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। और हम इस बात को भी कह सकते हैं कि सपा ने अपने आप को हार से सुरक्षित रखने के लिए, यानी अगर वो हारते हैं तो उससे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पहले ही चुनाव आयोग और पुलिस की कार्यशैली को, यानी पूरे पुलिसिंग सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब आप ये देखिए, अखिलेश यादव कहते हैं, अपील करते हैं कि बुर्का पहनकर जो औरतें आएंगी वो किसी भी हाल में उनका बुर्का उठाकर उनकी जो पहचान है नहीं की जाएगी, केवल उनका पहचान पत्र देखा जाएगा और उन्हें वोट डालने को कह दिया जाएगा। तो क्या अखिलेश यादव ने मुस्लिम मौलानाओं के साथ, मौलवियों के साथ मिलकर पहले ही रणनीति तैयार कर ली थी कि चुनाव से ठीक प्रचार बंद होने के अगले दिन ही हम चुनाव आयोग के सामने ये अपील रखेंगे? और उनको भी पता था चुनाव आयोग ये अपील मानेगा नहीं, तो इसके एवज में हम क्या करेंगे? हम हंगामा करेंगे, पुलिस प्रशासन को प्रताड़ित करने का काम करेंगे, सिस्टम को तोड़ने का काम करेंगे, सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग घुमाने का काम करेंगे, और जो भी कानून व्यवस्था है, नियम है, उन सबको ताक पर रख देंगे। और उसका ही नतीजा है कि पुलिस के ऊपर मीरापुर में पत्थरबाजी होती है। क्या चुनाव इतना बड़ा चुनाव था ये कि पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करने की नौबत आ गई? यानी ये सब कुछ भी ऐसा नहीं है, आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कुछ भी यहां पर ऐसा नहीं था। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ये घटनाएं घटी। क्यों? क्योंकि वहां बुर्के की आड़ में फर्जिंग वोटिंग कराई जानी थी, और जब वो फर्जी वोटिंग नहीं हो पाई तो उसका ही नतीजा है पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई, ठीक। जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने कल पूरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बोला कि जो भी पुलिस के लोग गड़बड़ी करते दिखाई दें उनकी लिस्ट बना दो, यानी अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो पुलिस वाले गड़बड़ करते हुए दिखाई देते हैं उनकी लिस्ट बनाओ, उसके साथ ही उनका नाम और पदनाम ये भी नोट करो। तो ये इनडायरेक्ट वे में क्या पुलिस को धमकी नहीं है? यानी कहने का मतलब क्या है, उनकी लिस्ट बना लो, उनके नाम पदनाम भी लिख लो, और जब हम सत्ता में आएंगे तब इनको मजा चखाएंगे। सीधी सी बात है, पुलिस का नाम और पदनाम नोट करने की जरूरत क्या है? यही तो है कि सबकी लिस्टिंग बनाते चलो। अखिलेश यादव ये पहली बार नहीं बोले हैं, पहले भी बोलते रहे हैं, हर मंच से बोलते रहे हैं कि जो जो अधिकारी इस समय समाजवादियों को प्रताड़ित कर रहे हैं उन सबका डेटा इकट्ठा कर लो, और जब हम सरकार में आएंगे तो सबसे एक एक करके हिसाब होगा।
अखिलेश यादव ने एक बार चुनाव आयोग की तारीफ करना जरूरी नहीं समझा। चुनाव जहां जहां अखिलेश यादव ने शिकायत की, जहां जहां अखिलेश यादव को लगा और उन्होंने शिकायत की, तो चुनाव आयोग ने तुरंत संज्ञान लेते हुए 7 पुलिस वालों को सस्पेंड किया। ध्यान रखिएगा, 9 विधानसभा क्षेत्रों में इलेक्शन था और 7 पुलिस वाले सस्पेंड होते हैं। ये छोटी बात है क्या कि 7 पुलिस वाले सस्पेंड हो जाते हैं, उसके बाद भी सिस्टम की कार्यशैली को, सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और लिस्ट बनवाई जा रही है किनसे? उन्हीं से जो खुद अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं, जो खुद पूरे सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं से लिस्ट बनवाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जब बिल्ली को दूध की रखवाली करने बिठाएंगे तो क्या होगा? तो वैसा ही कुछ अखिलेश यादव ने किया। अगला पॉइंट है, अखिलेश यादव ने भी बोला कि हमें आशंका है कि पुलिस हमारे वोटरों को रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन समाजवादियों को रुकना नहीं है, बूथ पर जाकर वोट डालना है। अब अखिलेश यादव को ये बात कैसे पता चली कि उनके वोटरों को रोका जाएगा? सोचने वाली बात है। ये बात अखिलेश यादव को कैसे पता कि उनके वोटर रोके जाएंगे? क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जानते थे फर्जी वोटिंग होगी तो उस वोटिंग को रोकने के लिए सिस्टम तो सक्रिय रहेगा ही रहेगा। अन्यथा अगर सिस्टम सक्रिय नहीं होगा तो फिर वोटिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। तो पहले से ही एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दो कि हम तो पहले ही कह रहे थे, इस बात को कहने के लिए कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि पुलिस प्रशासन हमारे खिलाफ है। चूंकि पुलिस प्रशासन फर्जी वोटिंग होने नहीं देगा, अराजकता माहौल खराब किया नहीं जाएगा, उसको सिस्टम पूरी तरीके से सख्त, किसी भी प्रकार की अराजकता ना फैलने पाए, चुनावी माहौल ना बिगड़ने पाए, इसी प्रकार की कोई भी ऐसी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि चुनाव उससे प्रभावित हो। बूथ कैप्चरिंग, ओवरऑल आप एक चीज को समझिए, अखिलेश यादव का टोटल फोकस बूथ कैप्चरिंग पे था, क्योंकि अखिलेश यादव के पास और कोई रास्ता नहीं था चुनाव जीतने का। उनके पास केवल एक रास्ता था, वो था बूथ कैप्चरिंग का, और वो उसी के सहारे चुनाव जीतना चाहते थे। लेकिन प्रशासन ने उनकी इस यानी पूर्ण रूप से जो रणनीति उनकी थी उस पर फेर दिया पानी। तो इसलिए अखिलेश यादव सुबह से ही पूरी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जगह जगह से उन्होंने अपने लोगों को लगाकर वीडियो बनवाना, फोटो खिंचवाना, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करना, पूरा डाटा कलेक्ट करना, और इस डाटा के आधार पर अगर चुनाव परिणाम उनके माफिक नहीं आते हैं, उनके अनुसार नहीं आते हैं, तो उसका ठीकरा फोड़ना, जैसा कि कुंदरकी विधानसभा में हो ही गया है कि दोबारा वोटिंग की मांग चल रही है। ठीक, और ये सब सोची समझी रणनीति के तहत है। आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, अभी 24 तारीख को जिस तरीके से दिल्ली में मौलानाओं ने बैठक बुलाई है, उस बैठक क्या बुलाई है? शक्ति प्रदर्शन करने के लिए भीड़ जमा कर रहे हैं वो लोग। तो ये चुनाव 23 तारीख को रिजल्ट आना है। आप कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। 24 तारीख को मुस्लिम उलेमाओं ने दिल्ली में वक्फ बोर्ड संशोधन के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन का आह्वान किया है, और 25 तारीख से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होना है, जो कि 1 महीने चलेगा। तो आप जब इन सब कड़ियों को जोड़ेंगे तो आपको उत्तर स्वयं मिल जाएगा कि ये सब सोची समझी रणनीति के तहत है। और उसी कड़ी में अखिलेश यादव का चुनाव से ठीक एक दिन पहले, मतदान से ठीक एक दिन पहले, चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ये कहना कि हमें आशंका है हमारे जो चुनाव हैं उनमें गड़बड़ हो सकती है। आखिर अखिलेश यादव जब इतने ही बड़े भविष्य वक्ता हैं या इतने ही भविष्य के ज्ञाता हैं, तो फिर उनको ये चीज़ें क्यों नहीं समझ में आई, या ये उन्होंने पहले ही क्यों नहीं कहा, अपने वोटरों को ये क्यों नहीं समझाया कि आपको केवल और केवल आंख बंद करके सपा को ही वोट करना है, आपको किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। ये तो आप समझा नहीं पाए। उल्टा आपके जो सहयोगी हैं उन्होंने आपको खुद बीच में छोड़ दिया। अच्छा, सहयोगियों ने क्या छोड़ दिया? आपने खुद सहयोगियों को छोड़ दिया। क्या पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी कांग्रेस का नेता, छोटा बड़ा कोई भी नेता, बड़े नेताओं की तो बात ही छोड़ दी, क्या बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी सपा के साथ सम्मिलित हुआ? उसने सपा के साथ कंपेनिंग की, सपा के लिए वोट मांगे बूथ स्तर के कार्यकर्ता ने। दूसरा,
इंडी ब्लॉक के जितने बड़े नेता थे, क्या कोई भी नेता अखिलेश यादव की मदद के लिए या अखिलेश यादव के साथ रैली करने आया उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं आया। और तो और, क्या महाराष्ट्र के अंदर जहां वो इंडी ब्लॉक का हिस्सा है, एमबीए का हिस्सा है, वहां राहुल गांधी ने कभी मंच साझा किया? नहीं किया। तो एक बात तो तय है, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की अनुपस्थिति से सभी ये मान सकते हैं कि हो सकता है सपा का वोट बढ़ जाए, वोट प्रतिशत बढ़ जाए। लेकिन मेरा अपना जो कैलकुलेशन है, मेरा अपना जो अनुमान कहता है, वो ये कहता है कि इस बार के चुनाव में 23 तारीख को, बाकी जब वोटिंग होगी ये सबको पता चल जाएगा। और अभी से, चूंकि अगर हम ही इतनी सारी चीज़ें जान लेते तो शायद इस तरीके से विश्लेषण ही ना कर रहे होते, भविष्यवाणी कर रहे होते। तो जो मुस्लिम वोटर है वो इस बार इस उपचुनाव में मैं ये मान के चलता हूं कि वो सपा को भी थोड़ा सा झटका देगा, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया है, और मुसलमान किसी भी हाल में कांग्रेस को हाशिए पर नहीं जाने देना चाहता। आप इस बात को नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पूरे देश के अंदर मुसलमान किसी भी हाल में कांग्रेस पार्टी को हाशिए पर नहीं धकेलना चाहता, क्योंकि बीजेपी से लड़ने के लिए उसके पास केवल और केवल कांग्रेस ही है और कोई पार्टी नहीं है। कोई दूसरा ऐसा दल नहीं है जो कांग्रेस के अलावा बीजेपी से लड़ने के लिए, कांग्रेस के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैं ये मान के चलता हूं कि इन 9 विधानसभा चुनावों से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक सबक जरूर मिलेगा अखिलेश यादव को, और मुसलमान वो सबक सिखाएगा। मेरा अपना ये कैलकुलेशन है। कितना सही कितना गलत ये 23 तारीख को पता चलेगा, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं, इसीलिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये शंका हुई, ये संदेह हुआ, तभी अखिलेश यादव ने पहले से ही भूमिका बनाना शुरू कर दी कि हमारे वोटरों को, हमारा जो मतदाता है, खासकर मुस्लिम मतदाता, सारा फोकस मुस्लिम मतदाता पर, सारा फोकस मुस्लिम तुष्टीकरण पे। कहीं भी किसी और जात, वैसे तो जाति जाति करते हैं, लेकिन किसी जाति की भी बात नहीं कर रहे हैं मुसलमानों के अलावा। आप एक चीज नोटिस कीजिए, वैसे ये लोग जाति आरक्षण संविधान चिल्लाते चिल्लाते लोकसभा जीते, लेकिन अब जब से वोटिंग शुरू हुई तब से किसी प्रकार का कोई भी ना जाति का जिक्र आ रहा है, ना संविधान का जिक्र आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, क्योंकि अखिलेश यादव को भी पता चल चुका है कि अगर मैंने मुस्लिम तुष्टीकरण को कंधे पे, अपने सर माथे पे उसके नाम का तिलक चंदन नहीं किया तो मुस्लिम मुझे धक्का दे देगा, और हर हाल में दे देगा। ठीक, अब अगली बात करते हैं। बुर्के को लेकर जो चुनाव आयोग से अपील की गई थी, या कह लीजिए चुनाव आयोग को क्या करना है ये बताने का प्रयास किया गया था, क्या ये संविधान सम्मत था? क्या ये संविधान में इस चीज की इजाजत है कि चुनाव लड़ने वाली पार्टियां तय करें कि चुनाव में क्या नियम कानून चलेंगे? चुनाव आयोग कुछ भी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई शख्स अपनी मर्जी से वोट करना चाहता है तो उसको गोली मार दी जाएगी, उसका कत्ल कर दिया जाएगा। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ईवीएम तो आखिरी रास्ता है ही, ये सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि विपक्ष के पास ईवीएम के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जब पहले से ही आभास हो चुका है तो क्यों ना एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाए, एक रणनीति तैयार कर ली जाए, साइड से निकलने का एक दरवाज़ा खुला रखे, ताकि ये कहने में आसानी हो कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि ऐसा ऐसा होने वाला है, हमारे मतदाताओं को परेशान किया जाएगा। ठीक, बुर्के को लेकर, अरे बुर्के की जगह यही कह दी थी, कहा जा सकता था कि जो स्त्रियां घूंघट डाल के, या जो स्त्रियां पर्दे में आएंगी, उन सभी स्त्रियों की आईडी चेक करने के लिए विशेष रूप से स्त्री कर्मचारी को या महिला कर्मचारी को नियुक्त किया जाए। केवल इतनी बात कही जा सकती थी, इस बात में कोई संशय नहीं था, इस बात को लेकर कोई हंगामा नहीं होता। लेकिन आपने सीधे सीधे बुर्का, यानी क्या हिंदुओं में औरतें पर्दा नहीं करती? क्या हिंदुओं में औरतें सारी ऐसे ही घूमती हैं बिना पर्दे के? तो आपने कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है
उसको भी कटघरे में खड़ा कर दिया। हिंदुत्व की जो संस्कृति है उसको कटघरे में खड़ा कर दिया कि हिंदू औरतें ऐसी होती, केवल मुस्लिम औरतें पर्दा करना जानती हैं। क्या हिंदुओं की औरतें पर्दा नहीं करती? क्या हिंदुओं में पर्देदारी नहीं है? लेकिन नहीं, आप तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में इस तरीके से डूबे हुए हैं कि आपको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि हिंदू क्या सोचेगा, हिंदू इसके बारे में क्या विचार बनाएगा। अगली बात, क्या अखिलेश यादव को पता था कि उनके वोटर रोके जाएंगे, और कैसे पता था? ठीक, सारे जो हंगामे हैं वो मूल मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ही क्यों हुए? पुलिस पर पत्थरबाजी को लेकर अखिलेश यादव ने कोई टिप्पणी नहीं की। क्या ये बात सही है? क्या अखिलेश यादव ने ही पत्थरबाजी की परमिशन दी थी? साफ समझिए इस बात को। आखिर पत्थरबाजी हुई तो अखिलेश यादव ने इस चीज का विरोध क्यों नहीं किया, प्रतिकार क्यों नहीं किया, या उनके किसी भी प्रवक्ता ने इस बात को खंडन क्यों नहीं किया कि जो पुलिस वालों पर पत्थरबाजी हुई? बल्कि उनके प्रवक्ता उल्टा कह रहे हैं कि अगर पुलिस रोकेगी तो उन पर पत्थरबाजी होगी, ये उल्टा बोल रहे हैं। ठीक। दूसरा, जिस तरीके से कल मात्र 9 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुआ है और उसमें 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। अब पुलिसकर्मियों की कितनी गलती थी? एक पिस्टल ताने हुए, एक मसला सामने आया, वीडियो सामने आया, उसमें एक पुलिस वाले को पिस्तौल तानते हुए तो दिखा दिया, लेकिन उससे पहले जिस प्रकार से पुलिस वाले, क्या आपको लगता है, पुलिस से हम सभी परिचित है, हालांकि पुलिस का जिस प्रकार का एक स्वरूप या पुलिस की कार्यशैली जिस तरीके से सबको दिखाने की कोशिश की जाती है, उससे इतर भी पुलिस की एक कार्यशैली है। क्या पुलिस जो सिस्टम है या पुलिसिंग व्यवस्था है हमारी, क्या वो ऐसी है कि किसी पर भी ऐसे ही बंदूक तान देगी, वो भी खासकर महिलाओं पर? क्या हमारी पुलिस इतनी कमजोर है कि महिलाओं पर पिस्तौल तान देगी? नहीं, ये दिखाने के हाथी के दांत और हैं, खाने के और हैं। तो जो अखिलेश यादव ने वीडियो दिखाया उसके आगे की फुटेज नहीं दिखाई, केवल इतना ही दिखाया कि पुलिस ने उस पर जो है स्त्रियों पर पिस्तौल तान दी। तो ये सब सोची समझी रणनीति थी, ये हंगामा होना ही था चुनाव में, और इसी हंगामे के दम पर अखिलेश यादव चुनाव जीतना चाहते हैं। अब अखिलेश यादव या उनके किसी भी प्रवक्ता ने ये तो कह दिया कि पुलिस रोकेगी तो पत्थरबाजी होगी, लाजमी है, लेकिन किसी भी प्रवक्ता ने चुनाव के दौरान करहल में जो एक दलित युवती की हत्या हुई उस पर किसी प्रकार की कोई शोक संवेदना तक व्यक्त नहीं की। इससे जनता में क्या संदेश गया? सपा हमेशा से ही दलित विरोधी रही है, ये तो क्लियर हो गया, और उस युवती की हत्या करने वाला भी सपा का एक यादव कार्यकर्ता ही है, ये भी क्लियर है। ठीक। और इसके साथ मायावती एक बार भी उस दलित युवती की हत्या पर कोई जिक्र नहीं करती है, ना उन्होंने कोई वक्तव्य जारी किया, ना ही उनके भतीजे आकाश आनंद ने। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के खिलाफ मायावती या बीएसपी मुखर विरोध दर्ज कराती है अपना, इस घटना पर उन्हें जैसा दोषारोपण के साथ अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए था, उन्होंने नहीं कराया। तो क्या दलित वोटर को ये संदेश साफ है कि कोई भी नेता हो उसे केवल जनता के वोट से मतलब है, उसके अलावा किसी चीज़ से नहीं। केवल जनता, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, केवल नेता को उसका वोट चाहिए। दलित मरे चाहे कोई मरे, इससे किसी नेता का कोई मतलब नहीं है। दलित वोटरों को एक संदेश, क्या इस बात का संदेश नहीं गया होगा? कोई नेता हो, जनता मरती है तो मरे। ना आकाश आनंद बोलते हैं, दलित राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा बनने जा रहे हैं आकाश आनंद, लेकिन एक बार भी यूपी में जो करहल में हत्या हुई दलित युवती की, उस पर कोई नहीं बोला। ठीक। जहां सपा को पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, क्या किया गया? नहीं किया गया। उसके साथ ही जो दलितों की राजनीति करने वाले और नेता हैं, जिनमें यूपी में ही एक नए नेता पैदा हो गए हैं, चंद्रशेखर रावण, उन्होंने एक बार भी दलित युवती की हत्या पर अपना विरोध दर्ज कराया? उन्होंने अखिलेश यादव से कोई सवाल पूछा? सत्ताधारी दल से सभी सवाल पूछते हैं, जायज है, पूछना भी चाहिए, लेकिन सत्ताधारी दल को कटघरे में खड़ा करने के साथ साथ जिस तरीके से सपा की प्रवृत्ति रही है, सपा ने जिस तरीके की रणनीति तैयार की थी, क्या आपको लगता है अगर सपा की सरकार 2027 में बन जाती है तो प्रदेश का माहौल कैसा होगा? थोड़ा सा इन चुनावों से ही आप अंदाजा लगा लीजिए। इन चुनावों को ही मद्देनजर नजर रख के आप एक इमेजिनरी वे में अपने आप को
सामने देखने की कोशिश करिए। अगर 2027 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अखिलेश यादव 2027 में मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो किस प्रकार का माहौल होगा प्रदेश का, प्रदेश के अंदर किस तरीके की अराजकता फैली हुई होगी, किस तरीके का उत्पीड़न हो रहा होगा, किस प्रकार से मुस्लिम नंगा नाच नाचेगा। क्या इस बात से आप लोगों को किसी प्रकार का कोई संदेश ही नहीं मिल रहा है कि ये जो चुनाव के दौरान हुआ है, और अभी केवल 9 लोकसभा, वो माफ़ कीजिएगा 9 विधानसभा की सीटें थी, उनमें इतना हंगामा बरपाया गया। अगर यही चुनाव पूरे प्रदेश में होगा तो किस स्थिति में होगा, आप थोड़ा अंदाज़ा लगा के देखिए, थोड़ा इस बारे में सोच कर देखिए। और जो वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी को लेकर, उस कॉन्सेप्ट को लेकर केंद्र सरकार चल रही है, तो जिस तरीके से ये अराजकता फैलाने का काम किया गया है, क्या आपको लगता है जिस दिन वन नेशन वन इलेक्शन घोषित हो जाएगा तो कोई भी क्षेत्रीय दल या कोई भी सपा की जैसी सोच रखने वाला दल चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से होने देगा? नहीं होने देगा, बिल्कुल नहीं होने देगा। और जो ये दलित युवती की हत्या हुई है करहल में, इससे तो खासकर सपा को छुटकारा मिलने वाला नहीं है। भले ही मैं मानता हूं अभी इसमें मायावती जी ने कोई स्पष्ट अपना वक्तव्य नहीं दिया है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि मायावती कोई स्पष्ट वक्तव्य अभी ना देने के बावजूद इसमें कुछ बोले ना। अगर वो नहीं बोलती हैं इस दलित बेटी के कत्ल पर, इस दलित बेटी की मौत पर, अगर वो शोक संवेदनाएं व्यक्त नहीं करती हैं, इस दलित बेटी को लेकर सपा को कटघरे में खड़ा नहीं करती हैं, तो मान के चलिए अभी जो उनकी स्थिति है 2027 में उससे ज़्यादा बुरी स्थिति होगी। और अगर कल ही मायावती इस बात का खंडन कर देती, इस बात का विरोध दर्ज करा देती, तो शायद मायावती का वोट प्रतिशत बढ़ जाता। क्या वोट प्रतिशत होगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन अगर मायावती जी कल इस बात का खंडन करती, विरोध करती, तो शायद मायावती जी का वोट प्रतिशत बढ़ जाता। अब बाकी तो आगे कल जो 23 तारीख को मतगणना होगी उसमें सारे रिजल्ट, सारे आंकड़े, सारे जो प्रयोग हैं वो सामने आ जाएंगे, कौन कितने पानी में है ये पता चल जाएगा। लेकिन मैं अब भी इस बात पे एडमंड हूँ कि कम से कम इस विधानसभा के 9 उपचुनावों में समाजवादी पार्टी 2 से ज़्यादा सीटें जीतती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके का हंगामा, जिस तरीके की रणनीति को अपनाया गया है, वो रणनीति, वो हंगामा स्पष्ट कहता है, स्पष्ट बताता है कि सपा को पता था क्या होने वाला है। इसलिए सपा ने पहले ही पूरी तरीके से चुनाव को प्रभावित करने का, चुनावों को एक तरीके से बूथ कैप्चरिंग हो नहीं सकती थी, अन्यथा बूथ कैप्चरिंग जैसा जो उनके पिताजी के टाइम में होता था वैसा पूरा प्लान बना रखा था बूथ कैप्चरिंग करने का, फर्जी वोट डालने का, और मतदाताओं को, अपने मतदाताओं को, मुस्लिम मतदाताओं को, अपने मतदाता से अखिलेश यादव का मतलब होता है मुस्लिम मतदाता, ना कि हिंदू मतदाता। ठीक, केवल और केवल मुस्लिम मतदाताओं का मत प्रतिशत किस प्रकार सपा के हक में जाए, इसके लिए रणनीति तैयार करना, और इसी के इर्द गिर्द पूरा उनकी व्यवस्था है, वो इसी के इर्द गिर्द काम कर रही है। जिस तरीके से पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया गया, सिस्टम के खिलाफ जाकर सिस्टम को प्रताड़ित करने का काम किया गया। कल वोटर प्रताड़ित नहीं हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, सिस्टम प्रताड़ित हुआ है वोटरों से। और किन वोटरों से? केवल और केवल मुस्लिम वोटरों से। जितने भी क्षेत्रों में चुनाव हुए वहां मुस्लिम बहुल सीटें रहीं, वहां केवल और केवल मुसलमानों ने पूरे सिस्टम को प्रताड़ित किया है। तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इसकी मुख्य वजह क्या थी? क्या बीजेपी की वजह से ये अराजकता फैली है? क्या बीजेपी इसके लिए दोषी है? क्या सरकार दोषी है? क्या सिस्टम दोषी है? या ये उस मानसिकता को, या ये उस आने वाली एक लीक को, एक पगडंडी को दर्शाता है जिस पे सपा चलना चाहती है? जिस प्रकार से सपा प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी वाली राजनीति को दोबारा स्थापित करना चाहती है, इस बात का प्रमाण कल, मतलब जो 20 तारीख को चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उससे स्पष्ट हो जाता है कि सपा आज भी उसी मानसिकता से ग्रसित है,
उसी कार्यशैली से ग्रसित है जो आज से 30-40 साल पहले हुआ करता था। बूथ कैप्चरिंग, डरा धमकाकर वोट कटवाना और वोट अपने हक में डलवाना। और उसका जीता जागता उदाहरण है करहल के अंदर दलित युवती की हत्या। ये कोई आम बात नहीं है, कोई साधारण बात नहीं है। ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, ये आपको सोचने पर विवश करेगा कि क्या केवल अगर कोई व्यक्ति ये कह देता है मैं फला पार्टी को वोट दूंगा तो क्या उसकी जान ले ली जाएगी। सोचिए, अगर इसी मानसिकता के साथ अखिलेश यादव सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तो उस सत्ता के प्राप्त करने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे हालात उत्पन्न होंगे, किस प्रकार की कानून व्यवस्था होगी। क्या कोई व्यापारी या जो हमारे हिंदू भाई हैं क्या वो सुरक्षित रह पाएंगे। क्या इस बात की गारंटी कौन देगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की सरकार आने के बाद जो 27 का सत्ताधीश बनने का ख्वाब अखिलेश यादव देख रहे हैं वो पूरा होने के बाद अखिलेश यादव प्रदेश की जनता की सुरक्षा की गारंटी लेंगे? नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनका स्टैंड क्लियर है। मुसलमान के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बदले में हिंदू और दलित विरोधी चेहरा तो उनका हमेशा से क्लियर है। बीच में उन्हें दलित का वोट चाहिए था, इसलिए वो मायावती जी से मिले। लेकिन करहल में जो हत्या हुई है उसने स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी कभी दलितों के साथ खड़ी नहीं हो सकती, वो केवल और केवल मुस्लिम प्रेमी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा किया गया विश्लेषण अच्छा लगता होगा। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता